कि दिल्ली की एक अदालत ने शराब घोटाले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के रिमांड को 4 दिनों के लिए और बढ़ा दिया है। यानी अब ईडी के रिमांड में वो 4 दिन और रहेंगे और अब अरविंद केजरीवाल 1 अप्रैल तक ईडी की हिरासत में ही रहने वाले हैं। इस मामले में आज कोर्ट में 39 मिनट तक सुनवाई चली और बड़ी बात यह है कि इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने खुद अपने केस की पैरवी की और वो भारत के पहले ऐसे मुख्यमंत्री बन गए जो स्वयं कोर्ट को यह बता रहे थे कि उनके रिमांड की अवधि को बढ़ाना क्यों अनुचित है और शराब घोटाले में उन्हें राजनीतिक षड्यंत्र के तहत फंसाया जा रहा है। और जिस तरह से आपने कई बार हिंदी फिल्मों में हीरो को अदालत में अपना केस लड़ते हुए देखा होगा, आपने देखा होगा हिंदी फिल्मों में जब हीरो अदालत में आता है, चाहे वो पुलिस की हिरासत में ही क्यों ना हो, तो वो अपना केस खुद लड़ता है और अदालत में आने के बाद नायक एक शानदार भाषण देता है और लोगों को भावुक कर देता है। दर्शक तालियां बजाते हैं यह भाषण सुनने के बाद। कोर्ट के सीन इसी तरीके से गढ़े जाते हैं। बिल्कुल ठीक उसी फिल्मी अंदाज में आज अरविंद केजरीवाल ने अदालत में अपना लंबा चौड़ा भाषण दिया और यह भाषण ऐसा था जैसे वो कोर्ट को नहीं बल्कि देश के लोगों को संबोधित कर रहे हो, उन्हें बता रहे हो कि कैसे राजनीति में उन्हें एक षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है और कैसे वो बिल्कुल निर्दोष है। इससे भी बड़ी बात यह है कि जब अरविंद केजरीवाल अदालत में अपना पक्ष रख रहे थे तब जज ने उनसे कहा कि वो ये सारी बातें कोर्ट को लिख कर क्यों नहीं देते, आप ये लिख कर दे दीजिए, हम समझ जाएंगे आप क्या कहना चाहते हैं। लेकिन केजरीवाल ने कहा कि वो लिख कर नहीं बल्कि बोलना चाहते हैं। इसके बाद उन्होंने लगभग 5 मिनट तक कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखा और ऐसा लगा जैसे उन्होंने कोर्ट रूम को ही अपनी राजनीतिक रैली का मंच बना दिया हो, या फिर यह समझ लीजिए कि कोर्ट रूम में ही जैसे उन्होंने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी हो और वो ये उम्मीद कर रहे हो कि देश के लोग जब उनकी बात सुनेंगे तो वो तालियां बजाएंगे। अब आप ये देखिए कि केजरीवाल ने आज अदालत में क्या कहा। उन्होंने अपने बयान की शुरुआत ईडी को धन्यवाद देने से की। उन्होंने कहा कि मैं ईडी के अफसरों को धन्यवाद देना चाहता हूं जो 2 वर्षों से शराब घोटाले की जांच कर रहे हैं। मुझे किसी अदालत ने शराब घोटाले का दोषी नहीं माना और ना ही मेरे ऊपर कोई मुकदमा चला और ना ही मेरे ऊपर कोई आरोप तय हुए, लेकिन इसके बावजूद मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। अब तक इस मामले में सीबीआई 31,000 पेज अदालत में दायर कर चुकी है और कुल 294 लोगों से पूछताछ हुई है। ईडी ने भी 162 लोगों से पूछताछ की है और 25,000 पेज अदालत में दायर किए हैं। लेकिन मुझे क्यों गिरफ्तार किया गया है अभी तक यह नहीं बताया गया। मेरा नाम सिर्फ 4 जगह पर आया है जिनमें मनीष सिसोदिया के पूर्व सचिव सी अरविंद ने कहा है कि उन्होंने मेरी उपस्थिति में कुछ दस्तावेज मनीष सिसोदिया को दिए थे। लेकिन मेरे घर पर तो हर रोज विधायक आते रहते हैं। लेकिन क्या सिर्फ इसी की वजह से मुझे शराब घोटाले का आरोपी माना जाना चाहिए? अपने इसी बयान में अरविंद केजरीवाल ने पूर्व सांसद MS रेड्डी की गवाही का भी जिक्र किया और कहा कि उन्हें गिरफ्तार करने के लिए लोगों को उनके बयान बदलने के लिए मजबूर किया गया और उन्हें राजनीतिक षड्यंत्र के तहत फंसाने की कोशिश हुई। यह बात जब अरविंद केजरीवाल कह रहे थे तभी अदालत ने उनसे कहा कि वो उन्हें बोलने के लिए 5 मिनट से ज्यादा का समय नहीं दे सकती। जिसके बाद केजरीवाल ने कहा कि ईडी का मिशन सिर्फ और सिर्फ उन्हें फंसाना था। केजरीवाल ने कहा कि मेरे खिलाफ 3 बयान दर्ज हुए हैं, लेकिन उनमें से कोर्ट के सामने सिर्फ वही बयान लाया गया जिससे कि उन्हें फंसाया जा सके। एक गवाह के 7 बार बयान दर्ज हुए, लेकिन उसके 6 बयानों को छोड़कर केवल उस बयान को अदालत के सामने प्रस्तुत किया गया जिसमें मेरा जिक्र था। और इससे आप समझ सकते हैं कि मेरे खिलाफ कितनी बड़ी साजिश हुई है। अरविंद केजरीवाल ने जज से यह भी पूछा कि क्या एक मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने के लिए 4 लोगों के बयान ही पर्याप्त हैं, और अगर 100 करोड़ रुपए का शराब घोटाला हुआ है तो फिर वो 100 करोड़ रुपए आखिर कहां गए, वो हैं कहां? केजरीवाल ने यह बात भी कही कि असली घोटाला ईडी की जांच के बाद शुरू हुआ, जिसके 2 मकसद थे। एक, आम आदमी पार्टी को खत्म करना और दूसरा, ईडी के जरिए वसूली का रैकेट चलाना। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि शराब घोटाले में गिरफ्तार होने वाले शरत रेड्डी की कंपनी ने बीजेपी को करोड़ों रुपए के चुनावी बॉन्ड खरीदकर चंदा दिया और उसे बाद में जमानत मिल गई। और असली घोटाला तो यही है जिसका अदालत को संज्ञान लेना चाहिए। तो अरविंद केजरीवाल ने किसी फिल्म के हीरो की तरह आज अदालत में एक ऐसा भाषण दिया जिसे सुनकर ऐसा लगता है कि केजरीवाल को वाकई में फंसाया गया है। आप भी उनकी ये सारी बातें सुनकर शायद यही सोचेंगे कि अरविंद केजरीवाल के साथ
बड़ी नाइंसाफी हुई है। लेकिन जब अदालत ने ये सारी बातें सुनी तो अदालत ने केजरीवाल के रिमांड बढ़ाने की मांग को खारिज नहीं किया। यानी अदालत का दिल नहीं पसीजा। भाषण अच्छा था, लेकिन अदालत कानून के हिसाब से चलती है, अदालत सबूतों के हिसाब से चलती है, इमोशंस पर नहीं चलती। अदालत ने बल्कि यह कह दिया कि अभी अरविंद केजरीवाल 4 और दिन ईडी की हिरासत में रहेंगे। यानी ईडी की हिरासत को, केजरीवाल की जो हिरासत है उसे अदालत ने और बढ़ा दिया 4 दिन के लिए। इतनी शानदार परफॉर्मेंस के बावजूद 2014 के लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को 33% और वर्ष 2019 में 18% वोट मिले थे। और आम आदमी पार्टी पिछले दोनों चुनावों में दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटों पर बीजेपी से हार गई थी। लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी दिल्ली में कांग्रेस के साथ गठबंधन में मिलकर चुनाव लड़ रही है, जिसे 2019 में कांग्रेस को, आपको याद होगा, 23% वोट मिले थे और उससे पहले 2014 में 15% वोट मिले थे। अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर वोट उन्होंने दोनों को कंसोलिडेट कर लिया, मिलकर चुनाव लड़ेंगे। हमारा राजनीतिक अनुमान यह कहता है कि अगर केजरीवाल की गिरफ्तारी का दिल्ली के लोगों पर कोई असर नहीं हुआ, मान लीजिए कोई असर नहीं होता है, तो इस बार भी बीजेपी दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर चुनाव जीतेगी। लेकिन अगर केजरीवाल के प्रति लोगों में थोड़ी सी भी सहानुभूति दिखी और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का वोट शेयर पिछली बार के मुकाबले 6% बढ़कर 41 से 47% अगर हो गया, तो इंडिया गठबंधन को दिल्ली में 2 लोकसभा सीटों पर जीत मिल सकती है। जबकि अगर उनका वोट शेयर 6 की बजाय 9% बढ़ गया, तो फिर उन्हें 5 सीटें मिल सकती हैं। और 12% अगर इन दोनों का वोट शेयर बढ़ गया, तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीट पर जीत मिल सकती है। यानी अगर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से दिल्ली में सहानुभूति की लहर पैदा हुई, तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का वोट शेयर 41% से बढ़कर 53% हो सकता है और दिल्ली की सभी 7 सीटों पर इंडिया गठबंधन को जीत मिल सकती है। तो देखिए, निर्भर इस बात पर करता है कि ये पहली बात, सहानुभूति लहर चलती भी है या नहीं, और इस सहानुभूति लहर से इन दोनों पार्टियों का वोट शेयर कितना बढ़ता है। अगर 6% बढ़ता है तो 2 सीटें मिलेंगी, 9% बढ़ता है तो 5 सीट मिलेंगी, और अगर उससे ज्यादा बढ़ जाता है, 12% बढ़ जाता है, तो सारी सीटें यानी 7 की 7 सीटें ये जीत सकते हैं। और अगर कोई सहानुभूति लहर नहीं चलती, तो फिर बीजेपी 7 की 7 सीटें दिल्ली में जीत लेगी। आज से हम आपके लिए एक नई पॉलिटिकल सीरीज शुरू कर रहे हैं, राजनीतिक सीरीज, जिसमें हम आपको बहुत ही सरल भाषा में चुनावी दांवपेच समझाएंगे, ताकि आप भी नेताओं की राजनीति को, उनके चुनावी गणित को, उनकी राजनीतिक भाषा को, उनके कैलकुलेशंस को अच्छी तरह से समझ पाएं। और इस सीरीज के पहले अंक में आज हम आपको यह बताएंगे कि बीजेपी ने अपने 34% सांसदों के टिकट इस बार क्यों काट दिए, और कांग्रेस अपने इतिहास में इस बार सबसे कम सीटों पर चुनाव क्यों लड़ रही है। बीजेपी ने अब तक 403 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है, जिनमें 104 सीटों पर बीजेपी ने अपने मौजूदा सांसदों का टिकट काट दिया। यानी पिछली बार जिन 303 लोकसभा सीटों पर बीजेपी के सांसद थे, उन 303 सांसदों में से 104 यानी 34% सांसदों पर बीजेपी ने कैंची चला दी और 34% सांसदों के टिकट काट दिए। इसका मतलब यह है कि हर 3 सांसदों में से 1 सांसद को इस बार बीजेपी से टिकट नहीं मिला, हर 3 में से 1। जबकि पिछली बार बीजेपी ने अपने 119 यानी 42% सांसदों का टिकट काटा था, और इस रणनीति से बीजेपी को तब चुनावों में काफी फायदा हुआ था। उस समय भारत में कुल 119 सीटें ऐसी थीं जहां पर बीजेपी के सांसदों के खिलाफ लोगों में नाराजगी थी, और इस एंटी इनकम्बेंसी की वजह से बीजेपी को इन लोकसभा सीटों पर नुकसान हो सकता था। और इसी को ध्यान में रखते हुए तब बीजेपी ने इन सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार बदल दिए थे, और 100 से ज्यादा सीटों को उन्होंने फिर से जीत लिया था नए उम्मीदवारों के साथ। और इस तरह से एंटी इनकम्बेंसी का इन लोकसभा चुनावों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। मैं बात कर रहा हूं 2019 की। इस बार भी बीजेपी यही कर रही है। उसने अब तक 34% सीटों पर अपने मौजूदा सांसदों का टिकट काट दिया। हालांकि यह आंकड़ा अभी और भी बढ़ सकता है, क्योंकि बीजेपी ने अभी अपनी सभी सीटों पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा नहीं की है।
देश की 543 लोकसभा सीटों में से 403 सीटों पर बीजेपी ने और 71 सीटों पर बीजेपी के सहयोगी दलों ने अपने उम्मीदवारों की नामों की घोषणा की है, जबकि 69 सीटें अभी ऐसी हैं जिन पर बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान होना अभी बाकी है। तो पहले तो आप ये गणित समझ लीजिए, बीजेपी 403 नाम घोषित कर चुकी है, उसके सहयोगी दल 71 सीटों के नाम घोषित कर चुके हैं और अभी 69 पर घोषणा होनी बाकी है। यह हिसाब किताब हो गया एनडीए का। दूसरी तरफ कांग्रेस ने अब तक सिर्फ 208 सीटों पर और उसके सहयोगी दलों ने 224 सीटों पर अपने लोकसभा उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, जबकि 111 सीटों पर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों के नामों की घोषणा होनी अभी बाकी है। और इससे आप समझ सकते हैं कि इस बार शायद कांग्रेस 300 सीटों पर भी चुनाव नहीं लड़ेगी। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और राजनांदगांव सीट से कांग्रेस के लोकसभा उम्मीदवार भूपेश बघेल ने एक ऐसा बयान दिया है, या कह लीजिए एक ऐसा आइडिया दिया है, जिस पर पूरे देश में एक नई बहस छिड़ गई है। भूपेश बघेल का कहना है कि अगर किसी लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की संख्या 375 से ज्यादा हो गई तो चुनाव आयोग उस सीट पर ईवीएम से चुनाव नहीं करवा पाएगा, क्योंकि ईवीएम से इतने उम्मीदवारों के बीच चुनाव कराना संभव ही नहीं है और ऐसी स्थिति में उस सीट पर बैलेट पेपर से चुनाव होंगे। और इसीलिए भूपेश बघेल ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से कहा है कि वो बतौर निर्दलीय उम्मीदवार बड़ी संख्या में लोकसभा सीटों से अपना नामांकन दायर करें ताकि चुनाव आयोग ईवीएम से चुनाव ना कर पाए। Great to see you. India's not only adapting technology, but it's actually leading the way. यहाँ बच्चा पैदा होता है तो आई भी बोलता है, AI भी बोलता है। I'm using my नमो ऐप, ये मेरा फोटो बूथ है। अब आप सेल्फी ले लीजिए इस पर। Wow. So, One of the themes I think India brings to technology is that it should be available for everyone. गांव में महिलाएं मतलब भैंस को चराएगी, गाय को चराएगी, दूध दोहेगी, नहीं, मैं उसके हाथ में टेक्नोलॉजी देना चाहता हूँ। मैं ड्रोन दीदी से इन दिनों बातें करता हूँ, उनको इतनी खुशी है, वो कहते हैं हमको साइकिल चलाना नहीं आता था, आज हम पायलट बन गए, हम ड्रोन चला रहे हैं। Well, India brings to the climate change a rich history of caring about the environment. ये जो जैकेट है ये रिसाइकल मटेरियल का है। प्रगति के पैरामीटर हमने क्लाइमेट फ्रेंडली बना रहे थे, आज हमारे प्रगति के सारे पैरामीटर एंटी क्लाइमेट है। During the pandemic, it was fantastic that the vaccines got invented and India made a lot of those. How did you manage the communication? आप लोगों को एजुकेट कीजिए और उनको साथ लेकर के चलिए। ये वायरस वर्सेस गवर्नमेंट नहीं है, ये लाइफ वर्सेस वायरस की लड़ाई। You're one of the hardest working people ever. When you do want to relax, do you have a game or something that helps you to take time off? मुझे बहुत अच्छा लगा और कई विषयों पर ऐसे गप्पे मारने का मौका मिला। अब आप बिल गेट्स की रेंज को देखिए। वो जब भारत आते हैं तो डॉली चाय वाले की चाय पीने का भी वीडियो बनाते हैं, डॉली चाय वाले की चाय की रेहड़ी पर जाते हैं, उसके साथ चाय पीते हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर इंटरव्यू भी करते हैं। जबरदस्त रेंज है बिल गेट्स की। और आपको याद होगा 2019 का जब चुनाव आया था पिछली बार, तब प्रधानमंत्री मोदी ने फिल्म स्टार अक्षय कुमार के साथ एक इंटरव्यू किया था जो बड़ा सुपरहिट हुआ था और हर न्यूज चैनल्स पर और अखबारों में वो इंटरव्यू छपा था। अब कुछ वैसा ही इंटरव्यू इस बार उन्होंने चुनाव से ठीक पहले बिल गेट्स के साथ किया है और ये इंटरव्यू जिस दिन रिलीज होगा उस दिन सारे न्यूज चैनल्स पर शायद छाया रहेगा और भारत के मीडिया में और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी इस इंटरव्यू की बड़ी चर्चा होगी, क्योंकि ये बड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट है कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक का इंटरव्यू कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, 2019 से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ नया किया जब उन्होंने फिल्म स्टार अक्षय कुमार को बुलाया इंटरव्यू के लिए और इस इंटरव्यू की सब जगह चर्चा हुई थी। और इस बार 2024 से पहले अब उन्होंने एक और नया आइडिया सोचा है और इस बार उनका इंटरव्यू कर रहे हैं बिल गेट्स।